रूसी कहानी का उर्दू तर्जुमा। कहानी लिखी है एंटोन चेखोव ने और इसका तर्जुमा किया है सादत हसन मंटू ने। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। रात 13 साला आया। वारका झूले को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही है, जिसमें नन्हा सा बच्चा लेटा हुआ है और दबी जबान में लोरी गुनगुना रही है। सो जाओ मेरे नन्हे चांद, सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी दे रही हूं। झूले के सामने एक सब्ज रंग का लैंप जल रहा है। कमरे में एक रस्सी पर स्याह पतलून और नन्हे के कपड़े लटक रहे हैं, जिनके लंबे लंबे साए वारका और बच्चे के झूले पर पड़ रहे हैं। लैंप की बत्ती के शोले के साथ साए भी रक्स करना शुरू कर देते हैं, जैसे तेज हवा में पत्तियां कांप रही हों। कमरे में सख्त हब्स हो रहा है और ऐसा मालूम होता है जैसे गोभी का बदबूदार शोरबा पास ही रखा हुआ हो या ये जगह किसी बूट बनाने वाले की दुकान हो। बच्चा चिल्ला रहा है। गो उसे चिल्लाते चिल्लाते ये वक्त आ गया है और वो इस चीखो पुकार से थका हुआ मालूम होता है, मगर फिर भी रोए जा रहा है और ये मालूम नहीं कि कब चुप हो। बेचारी वारिका को नींद आ रही है। नींद के गलबे से आंखें बंद हो रही हैं। सर आगे को झुका जा रहा है। गर्दन में शिद्दत का दर्द हो रहा है। इसमें इतनी ताकत नहीं कि अपने लबू या आंखों को हिला सके। उसे ऐसा मालूम हो रहा है कि इसका कासाए सर खुश्क चोप से तराशा हुआ है और सुकड़कर सुई के सिरे बराबर रह गया है। सो जाओ मेरे नन्हे चांद, सो जाओ, वो बराबर गुनगुना रही है। झींगर दर्दनाक राग अलापने में मसरूफ है। मुल्हिका कमरे से आका और उसके शागिर्द एफेंसी के खराटों की आवाज आ रही है। बच्चे का झूला गमनाक आवाज पैदा कर रहा है। ये तमाम आवाजें मिलकर एक तस्कीन बख्श राग पैदा कर रही हैं उन अशखास के लिए जो बिस्तर में आराम से लेटे हों, मगर इस वक्त ये राग तकलीफ दे और गिरां पार मालूम हो रहा है, इसलिए कि इसकी मौजूदगी में वारका का सो जाना यकीनी है। और अगर वारका खुदा न करे सो जाए तो उसका आका और मालिका उसे खूब मारपीट करे। लैंप की बत्ती कांपने लगती है। सब्ज रोशनी के धब्बे और लंबे लंबे साए हरकत करने लग जाते हैं, जो वारका की नीम व ख्वाब आलूद आंखों और थके हुए दिमाग के सामने धुंध में लिपटी हुई तस्वीरें मालूम होती हैं। अब इसकी नजरों में ये धुंधली तस्वीरें सियाह बालों की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, जो आसमान में एक दूसरे का ताक़ुब कर रहे हों। यकायक हवा चलती है जो बादलों को मुंतशिर कर देती है। अब वारका पतले कीचड़ से भरी हुई एक वसी सड़क को देखती है, जिसके दाएं बाएं छकड़े कतार दर कतार खड़े हैं और दरमियान में लोग कंधों पर थैले उठाए काम से चूर चल रहे हैं। दफतन ये लोग मां अपने थैलों के कीचड़ में गिर पड़ते हैं। तुम क्यों गिरे हो? वारका उनसे सवाल करती है। वो जवाब देते हैं, सोने के लिए। ये कहकर वो गहरी और मीठी नींद सो जाते हैं, जबकि कौवे और नीलकंठ बिजली की तारों पर बैठे उनको जगाने के लिए बच्चों की तरह चीख रहे होते हैं। सो जाओ मेरे नन्हे चांद, सो जाओ, वारिका गुनगुनाती और अपने आप को एक तंगोतार झोपड़ी में पाती है, जहां उसका मरहूम बाप दर्द की वजह से जमीन पर लेट रहा है। दर्द की शिद्दत का यह आलम है कि वो मुंह से सिवाय उफ के और कुछ नहीं बोल सकता। इसकी मां प्लेगीविया घर में मौजूद नहीं, क्योंकि वो आका को खबर देने गई हुई है कि याफेन मर रहा है। उसको गए हुए एक अरसा गुजर चुका है, हालांकि इस वक्त तक उसे वापस आ जाना चाहिए। वारका अंगीठी के करीब खामोश बैठी हुई अपनी वालदा को कराहता हुआ सुन रही है। दफतन वो झोंपड़ी के बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनती है। इतने में एक जवान डॉक्टर अंदर दाखिल होता है, जिसका चेहरा तारीकी की वजह से बखूबी नजर नहीं आता। वारका उसे इतना कहता हुआ सुनती है, रोशनी करो,
जवाब में याफिन उफ उफ के सिवा कुछ और नहीं कर सकता। प्लेगेविया दिया सलाई ढूंढने की खातिर अंगीठी की तरफ दौड़ती है। 1 मिनट मुकम्मल खामोशी में गुजर जाता है। इसके बाद डॉक्टर अपनी जेब से दिया सलाई निकाल कर रोशन करता है। जनाब जरा इसे रोशन ही रखिए, मैं अभी आई। ये कहती हुई प्लेगेविया झोंपड़ी के बाहर दौड़कर मोमबत्ती का एक छोटा सा टुकड़ा लाती है। याफीन के रुखसार सुर्ख हो रहे हैं और उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही हैं, जैसे वो झोंपड़ी और डॉक्टर को चीरती हुई किसी मोहूम चीज का मुताला कर रही हो। मियां क्या सोच रहे हो? कब से ये तकलीफ है तुम्हें? डॉक्टर उसकी तरफ झुकते हुए कहता है। जनाब मैं मर रहा हूं, मेरा वक्त करीब आ गया है हुजूर। थोड़े अरसे के बाद मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूं। बेहुदा बातें मत करो, हम तुम्हें सेहतयाब करेंगे। इस इनायत के लिए हम गरीब शुक्रगुजार हैं जनाब। मालूम होता है जब मौत आती है तो फिर उससे बचना। डॉक्टर याफीन निस्फ घंटे मुआयना करने के बाद कहता है, मामला मेरी मदद से बाहर है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम किसी अस्पताल चले जाओ, वहीं पर तुम्हारा इलाज हो सकता है। बस जल्दी जाओ, बहुत देर हो चुकी है और अस्पताल वाले सो रहे होंगे। मगर इसकी कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हें एक रुक्का लिख देता हूं, सुनते हो या नहीं? मेहरबान जनाब, वो इतनी दूर पैदल किस तरह जाए? हमारे पास कोई घोड़ा नहीं। प्लेगेविया नौजवान डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे आका से कह देता हूं, वो तुम्हें घोड़ा मुहैया कर देगा। डॉक्टर रुखसत हो जाता है। मोमबत्ती भी रुखसत हो जाती है और फिर वही उफ उफ की आवाज शुरू हो जाती है। कोई निस्फ घंटे के करीब झोंपड़ी के बाहर कोई गाड़ी ठहरती है। ये गाड़ी छकड़ा था जो याफैन को अस्पताल ले जाने के लिए उसके आका ने भेजा था। याफैन तैयार होकर चला जाता है। अब दिन चढ़ आया है। प्लेगेविया घर पर नहीं, क्योंकि वो याफैन की खबर लेने के लिए अस्पताल गई हुई है। किसी जगह बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही है और वारिका किसी को अपनी आवाज में ही गुनगुनाता हुआ सुनती है, सो जाओ मेरे नन्हे चांद सो जाओ। इतने में प्लेगेविया वापस आती है और अपनी छाती पर सलीब का निशान बनाते हुए दबी जबान में कहती है, डॉक्टर ने उसे रात तक के लिए तो अच्छा कर दिया, मगर सुबह के वक्त उसने अपनी रूह खुदा के हवाले कर दी। खुदा उसकी रूह को चैन बख्शे। वो कहते हैं कि उसे बहुत देर बाद अस्पताल लाया गया, इसलिए चाहिए था कि वो पहले ही वहां चला जाता। वारका ये सुनते ही दीवानावार सड़क पर चिल्लाना शुरू कर देती है, मगर दफतन कोई शख्स उसके सर पर ऐसी जर्ब लगाता है कि उसकी पेशानी एक दरख्त के तने से टकराती है। आंख उठाकर देखती है तो सामने उसे अपना आका यानी पापोश साज नजर आता है। नाबकार, बच्चा चिल्ला रहा है और तुम गहरी नींद सो रही हो। पापोश साज वारका को सर पर थप्पड़ मारता हुआ कहता है। वारका सर को जुम्बिश देकर झूला हिलाना और लोरी देना शुरू कर देती है। कमरे में रोशनी के धब्बे और कपड़ों के साए कांपते हैं और वारका की तरफ देखते हुए सर हिलाते मालूम होते हैं। थोड़ी देर बाद सब चीजें फिर वारका के दिमाग पर काबू पा लेती है। अब फिर वो कीचड़ से भरी हुई सड़क देखती है जिसमें थैलों वाले शख्स गहरी नींद सो रहे हैं। इन्हें सोता देखकर वारका के दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है कि वो थोड़ी देर के लिए सो जाए, मगर उसकी मां प्लेगेविया उसके साथ है जो उसे आगे धकेल रही है। वो दोनों नौकरी ढूंढने की खातिर शहर की जानिब बढ़ रहे हैं। खुदारा हमें कुछ भीख दीजिए, खुदारा हम पर रहम फरमाइए, उसकी मां राहगुजारों से मांगती है। बच्चे को यहां भेज दो, एक मानूस आवाज जवाब देती है। वही आवाज दोबारा पुकारती है, बच्चे को यहां भेज दो। क्या सुन रही हो बदकिस्मत लड़की? ये सुनते ही वारका उछल पड़ती है और अपने इर्द गिर्द को देखती है कि मालूम करे मामला क्या है। अब ना वो बड़ी सड़क है और ना उसकी मां प्लेगेविया और ना ही वो शख्स जिनसे वो भीख मांग रही थी। अगर कोई इस वक्त कमरे में मौजूद है तो उसकी मालिका, जो बच्चे को दूध पिलाने के लिए आई हुई है। वारका खड़ी इंतजार कर रही है
कि वो मालिका के दूध पिलाने के बाद बच्चे को फिर ले ले। खिड़कियों से बाहर धुंधली सी रोशनी नजर आ रही है। कमरे में कपड़ों के साए और रोशनी के धब्बे आहिस्ता आहिस्ता जर्द हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होगा। इसे ले जाओ, अरसे से चिल्ला रहा है। मालूम होता है इस पर जादू किया गया है। मालिका अपने कोट के बटन बंद करते हुए कहती है। वारका बच्चे को लेकर झूले में लिटा देती है और उसे हिलाना शुरू कर देती है। रोशनी के धब्बे और साए करीबन करीबन गायब हो चुके हैं। अब कमरे में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं जो उसके दिमाग और आंखों पर असर पजीर हो सके, मगर फिर भी पहले की तरह सोना चाहती है। वारका अपना सर झूले के किनारे रखकर कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह नींद पर गलबा पाले, मगर बेसूद। उसकी आंखें मली जा रही हैं और सर बदस्तूर भारी हो रहा है। वारका, अंगीठी में कोयले डालो। वो दरवाजे से अपने आका की आवाज सुनती है। चुनाचे अब वक्त आ गया है कि वारका उठकर घर का कामकाज शुरू कर दे। झूले को छोड़कर कोयला लाने के लिए भागी हुई गोदाम में जाती है। वो अब खुश है, इसलिए कि जब बदन हरकत में हो तो नींद बहुत कम सताती है। कोयला लाकर वो अंगीठी गर्म करती है। अब उसे महसूस होता है कि उसका चोबी चेहरा फिर जिंदगी इख्तियार कर रहा है और ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहे हैं। वार का समावार गर्म करो, उसकी मालका चिल्लाती है। इस पर वारका लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अभी इन्हें जलाने नहीं पाई होती कि एक ताजा हुक्म सुनती है। वारका, अपने आका के बड़े बूट साफ करो। वो बड़े बूटों को लेकर फर्श पर बैठ जाती है और सोचती है कि क्या ही अच्छा हो अगर वो इस बड़े बूट में सर डालकर थोड़ा सा आराम कर ले। यकलख्त वो बूट बढ़ना शुरू होता है और सारे कमरे में फैल जाता है। वारका के हाथ से ब्रश गिर पड़ता है, मगर वो उस वक्त सर को जुम्बिश देकर आंखें खोल देती है और अपने गिरदो नवाह की चीजों को इस अंदाज से देखने की कोशिश करती है ताकि वो बड़ी होकर आंखों के सामने हरकत ना करे। वारका, सीढ़ियों को धो डालो। इतनी मैली सीढ़ियां देखकर ग्राहक क्या ख्याल करेंगे, मुझे तो शर्म महसूस होती है। वारका सीढ़ियों के धोने के अलावा कमरों को भी साफ करती है और फिर दूसरे समवार को गर्म करने के बाद दुकान की तरफ भागी जाती है। उसे वहां बहुत काम करने हैं, इसलिए वो एक लम्हा भी जाया नहीं कर सकती। इससे बढ़कर कोई और तकलीफ दे काम नहीं हो सकता कि बावर्ची खाने में मेज के करीब बैठकर आलू तराशे जाए। वारका का सर मेज पर झुका जा रहा है। आलू उसकी आंखों के सामने रक्स करते नजर आते हैं। चाकू उसके हाथों से फिसल जाता है। उसके कानों में मालिका की आवाज गूंज रही होती है, जो उसके करीब कमीज को कोहनियों तक चढ़ाए बुलंद आवाज में बातें कर रही होती है। सारा दिन कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, खाना चुनने और सीने परोने में बसर करना भी आलू तराशने की तरह तकलीफ देह है। कभी कभी इन कामों से तंग आकर वारका इतनी बेताब हो जाती है कि नंगे फर्श पर सो जाए। दिन गुजरता जाता है। खिड़कियों को तारीख होते हुए देखकर वारका कनपट्टियों को जोर से दबाती है, जो चोबे खुश्क से तराशी हुई महसूस होती हैं। सुनती है गो उसे खुद मालूम नहीं क्यों। शाम को बढ़ती हुई तारीकी उसकी नीम व आंखों के लिए वो वादा ख्वाब लेकर आती है, मगर थोड़ी देर के बाद मेहमान आ जाते हैं। वारका, समवार गर्म करो, उसकी मालिका बुलंद आवाज में हुक्म देती है। चूंकि समवार छोटा है, इसलिए उसे तमाम मेहमानों को चाय पिलाने के लिए उसे 5-6 मरतबा गर्म करना पड़ता है। चाय तकसीम करने के बाद वारका दूसरे अहकाम की मुंतजिर 1 घंटे तक वहां खड़ी रहती है। वारका, भागकर 3 बोतलें बियर की खरीद लाओ। वारका इस ख्याल से कि तेज दौड़ने से नींद का गलबा खत्म हो जाएगा, बियर खरीदने के लिए भागी हुई जाती है। वारका, थोड़ी सी वोडका लाओ। वारका, बोतल को खोलने का औजार लाओ। वारका, इस गिलास को साफ करो। आखिरश मेहमान रुखसत हो जाते हैं। कमरे की रोशनी गुल कर दी जाती है और आका मालिका दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बच्चे को झूला हिलाती रहो, वारका आखिरी हुक्म सुनती है। अंगीठी में झींगर दर्दनाक राग अलापते हैं।
रोशनी के धब्बे और कपड़ों के साए का रक्स वोरका की आंखों पर फिर काबिज होकर उसके दिमाग को धुंधला बना देता है। सो जाओ मेरे नन्हे सो जाओ, वो गुनगुनाना शुरू कर देती है। बच्चा चिल्लाता है और चिल्लाते चिल्लाते थक जाता है। अब वोरका वही कीचड़ से लथपथ सड़क, थैलों वाले मजदूर, अपनी मां प्लेगेविया और अपने बाप को देखती है। वह इन धुंधली तस्वीरों को अच्छी तरह समझती है, सबको पहचानती है, मगर नीम ख्वाबी की हालत में वो इस ताकत को जिसने उसके हाथ पांव बांध रखे हैं, जो इसकी छाती पर बोझ डाल रहा है और उसे जिंदा रहने देता है, नहीं समझ सकती। इस ताकत की जस्तजू के लिए वो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाती है ताकि उसके पंजों से भाग निकले, मगर बेसूद। आखिरकार इस तलाश से तंग आकर वो उस वक्त को ढूंढने के लिए आखिरी कोशिश करती है। वो अपनी तमाम कुव्वतें सर्फ कर देती है। रोशनी के रक्सां धब्बों और कपड़ों के मुतहर्रिक साए पर नजर दौड़ाने के बाद उस दुश्मन को पा लेती है जो इसकी जिंदगी में सद्दे राह हो रहा है। वो दुश्मन बच्चा था। वो हंसती है इस ख्याल से कि ऐसा आसान मुअम्मा का हल वो इससे पहले न कर सकी। रोशनी के धब्बे, कपड़ों के साए और झींगर भी मुस्कुराते और मुतहय्यर मालूम होते हैं। यह ख्याल वोरका के दिमाग पर पूरी तरह मुसल्लत हो जाता है। चौकी से उठकर मुस्कुराती हुई बगैर झपकने वाली आंखों से किसी मौहूम चीज को देखती हुई वो कमरे में टहलना शुरू कर देती है। वो खुश है और ये ख्याल उसकी खुशी को दोबारा कर रहा है कि थोड़े अरसे के बाद वो जिसने उसके हाथ पांव बांध रखे हैं मौजूद न होगा। बच्चे की मौत के बाद नींद नींद नींद। रोशनी के धब्बों को देखकर हंसती, आंखें झपकाती और उंगलियों को हरकत देती हुई वोरका बच्चे के झूले की तरफ बढ़ती है। बच्चे को हिला करके वो फौरन जमीन पर लेट जाती है। खुशी की वजह से हंसती है कि वो अब आराम से सो सकेगी। थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद सो जाती है, मौत की गहरी नींद।